देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है आपका स्वतः प्रवर्तित और स्वतः अप्रवर्तित परिवर्तन, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और चेंजेस। ये क्या होते हैं? देखिए, आप देखते हैं सामान्यतः कि जल जो है, अगर हम जल का एग्जाम्पल लें तो क्या होता है, जल हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर मतलब बहता है। ऊंचे से नीचे की ओर अगर आप डालते हो तो कहाँ की ओर बहता है? ऊपर से नीचे की ओर बहता है। लेकिन यदि हम जल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना चाहें तो क्या होगा? हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ऊंचे ताप से या ऊंचे से नीचे की ओर आपने जल प्रवाहित किया तो वो स्वतः प्रवाहित हुआ। तो ये परिवर्तन क्या है? स्वतः परिवर्तन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। इसी प्रकार से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर यदि ऊष्मा का प्रवाह होता है, या फिर बर्फ पिघलता है, या फिर जल का बाष्पन आप देख लें, जल जब बाष्पित होता है तो ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं? स्वतः होती हैं। तो इन्हीं सभी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जिन परिवर्तनों की अपने आप होने की नेचुरल टेंडेंसी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन या स्पॉन्टेनियस चेंजेस कहेंगे। और जिन परिवर्तनों की अपने आप होने की स्वाभाविक प्रकृति नहीं होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस कहेंगे। तो स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन जो है किसी बाह्य कार्य के द्वारा कराए जाते हैं, कराए नहीं जाते, मतलब स्वतः प्रवर्तित जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए किसी बाह्य कार्य को करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि जल को ऊंचे से नीचे अगर आप डालेंगे तो उसके लिए आपको कोई कार्य नहीं करना है, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर जाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो जो स्वतः अप्रवर्तित परिवर्तन होते हैं उनके लिए तो बाह्य क्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन जो स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन होते हैं उनके लिए किसी बाह्य क्रिया के कराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें ले लें, इनके मिश्रण में हमें विद्युत स्फुलिंग करानी पड़ती है, तब क्या बनता है? जल बनता है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? मिलकर जल बना रहा है ना। तो ये जो है आप देख रहे हैं, जल जो है वो लिक्विड होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? गैसें हैं। तो इस क्रिया को कराने के लिए हमें क्या करना पड़ा? विद्युत स्फुलिंग जो है करानी पड़ी, इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना पड़ा, तब जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर जल बनाया, जो कि लिक्विड फेज में होता है। तो यह प्रक्रिया जो है एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया है, लेकिन एक बार इसे आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। जब आप प्रारंभ करेंगे तभी ये क्रिया संपन्न हो पाएगी, ठीक है। परंतु विपरीत अभिक्रिया, अब आप देखिए जल है उसे अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये स्वयं चेंज नहीं होंगे, मतलब जल अपने आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं टूटेगा। आप चालू भी कर देंगे तोड़ना फिर भी ये नहीं टूटेगा। मतलब क्या है? ये एक स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रिया, नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज है। ये जो ऊपर वाला था, आपने एक बार विद्युत स्फुलिंग की क्रिया करा दी, उसके बाद जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है जल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने लगे, और ये फिर प्रक्रिया जो है एक बार चालू करने के बाद अपने आप होना चालू हो गई। लेकिन जल को अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम? स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रिया, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज, जो एक बार स्टार्ट करने के बावजूद भी स्वयं आगे प्रसारित नहीं होता। अच्छा, अम्लीय जल विद्युत अपघटन के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में तोड़ा जा सकता है। जो अम्लीय जल होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं अधिक मात्रा में, मतलब जो अम्ल है उसका थोड़ा सा पार्ट पड़ा हुआ होता है, तो ऐसा जलीय विलयन जिसमें अम्ल मतलब हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, वो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में तोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगला एक टॉपिक आप देखिए क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी जो है किसी भी निकाय की एंट्रोपी है उसकी एंथैल्पी के समान ही उसका एक कैसा गुण है? एक अभिलाक्षणिक ऊष्मागतिक गुण होता है। देखिए, अभिलाक्षणिक ऊष्मागतिक गुण होता है, ये एक स्पेशल इसका कैरेक्टर है। कैसा? थर्मोडायनेमिक कैरेक्टर है किसका? किसी भी निकाय का। किसके समान? एंथैल्पी के समान, ठीक है। तो एंथैल्पी वास्तव में होता क्या है? एक स्टेट फंक्शन होता है, अवस्था फलन होता है। यदि कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था मान लीजिए ए में, ए से जो है अंतिम अवस्था बी में जाता है, तो उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन आप किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? देखिए, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एस अंतिम, एंट्रोपी अंतिम माइनस एंट्रोपी प्रारंभिक। तो जो डेल्टा एस होगा वो क्या होगा? एंट्रोपी में परिवर्तन आपको प्राप्त हो जाएगा। जो निकाय की प्रारंभिक एंट्रोपी थी
उसे किस में से घटाएंगे, निकाय की अंतिम एंट्रोपी में से घटा देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एंट्रोपी में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा, जहाँ S जो है वो प्रारंभिक और S अंतिम क्रमशः निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की एंट्रोपी होती हैं, तथा डेल्टा S जो क्या है, निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यदि डेल्टा S का ऋणात्मक मान हो तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि परिवर्तन में निकाय की एंट्रोपी जो है वो घट गई है, और यदि डेल्टा S का मान धनात्मक हो तो ये क्या प्रदर्शित करेगा कि निकाय में जो एंट्रोपी है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, निकाय की एंट्रोपी बढ़ गई है, मतलब डेल्टा S धनात्मक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, समझ गए आप कि डेल्टा S जो है यदि नेगेटिव है तो जो आपका एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ था डेल्टा S जो है वो कैसा होगा, वो क्या प्रदर्शित करेगा कि जो आपका सिस्टम था उसकी एंट्रोपी का मान कम हो गया है, यदि डेल्टा S ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, और यदि धनात्मक प्राप्त हो रहा है तो निकाय जो आपका सिस्टम था उसकी एंट्रोपी बढ़ गई है। अच्छा, मल्टीपल रूप से या गुणात्मक रूप से एंट्रोपी क्या होती है, किसी निकाय में जो अव्यवस्था या अनियमितता होती है उसकी मात्रा की माप होती है क्या, एंट्रोपी। क्या होती है, निकाय की जो अव्यवस्था है, किसी भी निकाय की अव्यवस्था है, डिसऑर्डर है या रैंडमनेस है, उसकी मात्रा की माप को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। मतलब क्या है कि जो निकाय अधिक अव्यवस्थित है उसकी एंट्रोपी भी कैसी होगी, अधिक होगी, और जो निकाय अधिक व्यवस्थित है उसकी एंट्रोपी कैसी होगी, कम होगी। मतलब क्या है, जो निकाय ज़्यादा अच्छी तरह व्यवस्थित है उसकी एंट्रोपी कम होती है, और जो निकाय अच्छी तरह अव्यवस्थित है ना, डिसऑर्डर्ड है, उसकी एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो किसी पदार्थ के क्रिस्टल में उसके घटक कण हमेशा कैसे होते हैं, फिक्स्ड स्थानों पर होते हैं, निश्चित स्थानों पर होते हैं, अर्थात ठोस के कणों की सुव्यवस्था होती है, एक निश्चित स्थान पर सारे कण व्यवस्थित होते हैं। तो क्या होगा, जो ठोस है उसकी जो एंट्रोपी होगी वो अपेक्षाकृत निम्न होगी। कब, जब आप ठोस को पिघलाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो द्रव का जो संपूर्ण आयतन है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो घटक कण होंगे वो गति करने लगेंगे। मतलब जो ठोस के व्यवस्थित कण थे अब वो अव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तो जब अव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, पदार्थ की एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह यदि आप द्रव के बाष्पन के बारे में बात करें तो जब हम द्रव को बाष्पित करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वाष्प में कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है, अणु जो थे, जो आपके कण थे द्रव के, वो और ज़्यादा जो है अव्यवस्थित हो गए और स्वतंत्रता उनकी बढ़ गई, गति करने की स्वतंत्रता बढ़ गई। वो क्या हो गए, द्रव के जो सतह है, जो सरफेस है, उसको छोड़कर निकलने लगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होने लगे, अव्यवस्था और ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या होगा, एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, है ना। जितना ज़्यादा अव्यवस्था होगी किसी पदार्थ के अणुओं में उतनी ज़्यादा एंट्रोपी में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से ठोस में जो है वो एंट्रोपी कम होगी। उसके बाद जब ठोस को द्रव में यदि हम परिवर्तित करें तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और यदि हम द्रव को वाष्पित करें तो एंट्रोपी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ठोसों की एंट्रोपी जो है सबसे कम, और जो गैसें हैं उनकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके पश्चात अव्यवस्था मतलब बढ़ने के साथ निकाय की जो एंट्रोपी होगी वो बढ़ जाएगी। तो किसी पदार्थ की एंट्रोपी जो है ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है, परंतु ये वृद्धि थोड़ी ही होती है, और दाब बढ़ाने से पदार्थ की एंट्रोपी क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि आयतन घटता है। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो अणु की गति बढ़ेगी, तो क्या होगा, एंट्रोपी में जो है वृद्धि हो जाएगी पदार्थ की। लेकिन जब हमने दाब बढ़ाया तो क्या होगा, आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो अणु जो है एक दूसरे के पास आने लगेंगे, व्यवस्थित होने लगेंगे, तो क्या होगा, एंट्रोपी घटेगी। मतलब दाब बढ़ाने पर एंट्रोपी का मान कम हो जाएगा। ठोसों और द्रवों के लिए जो आपकी दाब वृद्धि है उसका दाब वृद्धि के द्वारा एंट्रोपी का प्रभाव बहुत ही कम होगा। आप जानते हैं ठोस को और ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता, द्रवों के लिए भी जो है आप ज़्यादा नहीं दबा सकते, लेकिन यदि आप गैसों के मामले में देखें तो दाब बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो महत्वपूर्ण होगा। मतलब गैसों को आप दबाएंगे तो वो अधिक दब सकती हैं, तो एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी, आप जितना जो है दाब देंगे गैसों पर। तो ठोस और द्रव के लिए दाब वृद्धि का एंट्रोपी पर जो प्रभाव है वो बहुत ही कम मात्रा में होगा, परंतु जो गैसें हैं उनके लिए जो एंट्रोपी का परिवर्तन होगा तो कम, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए फेजेस जो है आपकी प्रावस्था परिवर्तनों के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन यदि आप देखें तो क्या होता है।
प्रावस्था परिवर्तनों के लिए जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है इसे हम डेल्टा एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका डेल्टा एस है ये क्या होता है? जब भी कोई पदार्थ मान लीजिए आपका सॉलिड है, ठीक है, तो वो गल रहा है या बाष्पन के द्वारा जो है कोई भी द्रव जो है वो बाष्पित हो रहा है, तो क्या हुआ? अणुओं की जो अधिक व्यवस्थित अवस्था थी उससे वो कम व्यवस्थित अवस्था में जा रहा है। मतलब जब कोई पदार्थ जो है ठोस पदार्थ है गल रहा है तो क्या हुआ? अव्यवस्थितता बढ़ गई, अणु एक दूसरे से दूर होने लगे, जो व्यवस्थित रूप से बैठे हुए थे वो एक दूसरे से अव्यवस्थित होने लगे, दूर दूर जाने लगे। इसी तरह से जब आपने द्रव को बाष्पित किया तब भी जो है आपकी जो व्यवस्था थी द्रव के अणुओं की वो और ज़्यादा अव्यवस्थित हो गई, तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी। जब आप गलन की क्रिया करेंगे या बाष्पन की क्रिया करेंगे किसी पदार्थ में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी निकाय में, मतलब क्या होगा? अणुओं की जो गति बढ़ेगी, अव्यवस्था बढ़ेगी, तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी। अर्थात एंट्रोपी परिवर्तन कैसा होगा? धनात्मक हो जाएगा। इसमें चिन्ह किसका लगेगा? पॉजिटिव का चिन्ह लगेगा। लेकिन यदि आप जो है इसके विपरीत कार्य करें, मतलब अधिक अव्यवस्थित अवस्था से कम अव्यवस्थित अवस्था को प्राप्त करें या व्यवस्थित अवस्था को प्राप्त करें, मतलब आप गलन का उल्टा काम करें, मतलब द्रव से ठोस में जाएं या फिर बाष्पन से द्रवण में जाएं, मतलब किसमें? जो आपका द्रव है उसे कन्वर्ट किस में करें? ठोस में, है ना, सॉलिडिटी की ओर जाए। और बाष्पन की क्रिया को कन्वर्ट किस में करें? बाष्पन जो बाष्प है आपकी, जो गैसियस स्टेज है, उसको आप दाब के द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित करें। तो अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है सिस्टम, तो क्या होगा? एंट्रोपी घटेगी। मतलब व्यवस्थित होने की ओर जा रहा है अव्यवस्थित सिस्टम, तो क्या होगा? एंट्रोपी घटेगी। अर्थात जो एंट्रोपी परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। जब एंट्रोपी घटेगी तो कैसा जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव का चिन्ह होगा। ठीक है, और जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो चिन्ह कैसा होगा? पॉजिटिव का होगा। ठीक है, अब आप देखिए, समझ गए होंगे आप कि जो फेज चेंजेस होती हैं उनमें एंट्रोपी का परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है। इसके अतिरिक्त अब आप देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एंट्रोपी परिवर्तन मतलब डेल्टा एस के चिन्ह का अनुमान आप कैसे लगाएं। देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है, देखिए जिस अभिक्रिया में गैस के मोलों की संख्या बढ़ रही है उसकी एंट्रोपी में क्या होगा? परिवर्तन जो है वृद्धि की ओर जाएगा। मतलब गैस के मोलों की संख्या बढ़ेगी, मतलब अव्यवस्थितता बढ़ेगी, तो क्या होगा? एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब एंट्रोपी को चिन्ह आप कौन सा देंगे? धनात्मक का चिन्ह देंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉलिड है, और जब आप इसे गर्म कर रहे हैं तो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, चूना बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। मतलब एक सॉलिड जो है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? गर्म करने पर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा? अव्यवस्थितता की ओर बढ़े। सॉलिड जो एक व्यवस्थित निकाय था वो किस में कन्वर्ट हुआ? एक अव्यवस्थित गैसीय निकाय में कन्वर्ट हुआ, तो इसमें क्या होगा? एंथैल्पी परिवर्तन किसकी ओर जाएगा? पॉजिटिव की ओर। एंट्रोपी बढ़ जाएगी। जब एंट्रोपी बढ़ जाएगी तो चिन्ह किसका होगा? पॉजिटिव का हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं N2O4 जो है ये गैसियस स्टेट है। जब इसे गर्म किया तो 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, तो इसमें क्या हो रहा है? एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है। मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ गई, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, अव्यवस्थितता भी बढ़ गई। ठीक है, तो ये चिन्ह भी पॉजिटिव होगा। लेकिन आप देखेंगे जिस अभिक्रिया में, अगली अभिक्रिया आप देखिए, जिस अभिक्रिया में गैस के मोलों की संख्या कम हो रही है तो वहाँ क्या होगा? एंट्रोपी घट रही है। अब आप जानते हैं कि गैस जो है वो एंट्रोपी बढ़ाती है। अब गैसियस स्टेज घट रही है तो क्या होगा? एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अभिक्रिया में जो एंट्रोपी परिवर्तन आप दिखाएंगे डेल्टा एस, वो कैसा दिखाएंगे? ऋणात्मक दिखाएंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देखिए, जो गैस थी आपकी मेथेन और ऑक्सीजन, वो क्या बना रही है? एक तो लिक्विड बना रही है जल, और मॉलिक्यूल किसका एक और बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आप देख रहे हैं आपके 3 मॉलिक्यूल थे किसके? गैस के, और कन्वर्ट किस में हो गए? केवल एक मॉलिक्यूल गैस जो है आपका प्राप्त हुआ, मतलब 3 से किस में कन्वर्ट हुआ? एक गैसियस मॉलिक्यूल में। तो इसमें क्या हुआ? एंट्रोपी में परिवर्तन आपका जो है वो कम हो गया। मतलब क्या है? लिक्विफिकेशन की ओर गैस बढ़ गई। क्या प्राप्त हुआ? आपको जल प्राप्त हुआ इसके साथ। तो क्या होगा? एंट्रोपी में परिवर्तन जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना, एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो क्या होगा? इसको चिन्ह कौन सा दिया जाएगा? नेगेटिव। अच्छा, जिन अभिक्रियाओं की समीकरण में गैस के मोलों की संख्या दोनों तरफ समान होती है तो उसमें क्या होगा? जो एंट्रोपी परिवर्तन होगा वो अपेक्षाकृत कम होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ समान है,
H2 प्लस Cl2 दोनों ही गैसेज स्टेज हैं, 2 मॉलिक्यूल आपको HCl गैस के मिल रहा है, तो एंट्रोपी परिवर्तन जो है बहुत कम होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जो है वो एडजस्ट हो गए, एक में कन्वर्ट हो गए, तो थोड़ा सा एंट्रोपी में परिवर्तन होगा। अगला आप देखिए, ये वाई रिएक्शन थी आपकी, एंट्रोपी परिवर्तन बहुत ही कम होगा। अब इसके पश्चात आप ये रिएक्शन देख रहे हैं जो कॉपर सल्फेट है, आपका क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट है। इसमें आप देखिए जिन अभिक्रियाओं में गैसें अभिकारक या उत्पाद नहीं होती, ठीक है, तो उनमें क्या देखने में आता है कि मोलों की कुल संख्या में वृद्धि होने पर ही एंट्रोपी बढ़ती है, और चिन्ह कौन सा होता है, धनात्मक होता है। जब मोल की संख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि उनमें जो व्यवस्थितता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। पहले एक अणु था पूरा, और फिर बाद में वो 2 में कन्वर्ट हो गया, तो वो टूटा, तो वो क्या होगा, अव्यवस्थितता की ओर बढ़ेगा, तो एंट्रोपी जो है वो बढ़ जाएगी। और इसको आप चिन्ह कौन सा लेंगे, डेल्टा एस जो है वो धनात्मक चिन्ह से आप प्रदर्शित करेंगे। तो आप समझ गए हैं कि किसी अभिक्रिया के लिए जो एंट्रोपी परिवर्तन है, मतलब डेल्टा एस है, वो ताप पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ताप बढ़ने से उत्पादों और अभिकारकों की जो एंट्रोपी है उसमें लगभग समान वृद्धि होती है। परंतु जिन अभिक्रियाओं में गैसों के मोलों की संख्या परिवर्तित होती है, उनके डेल्टा एस का मान दाब परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। जब आप दाब बढ़ा देंगे गैस का, तो क्या होगा, एंट्रोपी जो है परिवर्तित होकर कम हो जाएगी। तो पदार्थों के मानक अवस्थाओं में, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट्स में जो पदार्थ होते हैं, उसमें होने पर एंट्रोपी परिवर्तन जो है वो आपको डेल्टा एस 0 के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। जो पदार्थों का मानक अवस्थाओं में, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है, उसे हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं, डेल्टा एस 0 के द्वारा। और मानक एंट्रोपी परिवर्तन ये कहलाता है, मतलब स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंजेस ये कहलाता है क्या, डेल्टा एस 0। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी स्वतः परिवर्तित और स्वतः अप्रवर्तित परिवर्तन क्या होते हैं, एंट्रोपी को आप किस तरह से समझ सकते हैं, और फेजेस के चेंज होने पर एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है, और इनको आप किस प्रकार से चिन्ह दे सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में एंट्रोपी के चेंज के लिए आप चिन्ह कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ये आपको अब समझ में आ गया होगा।